नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हमने व्यापारिक बैंक क्या है और उनके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा की थी। उन्हीं फंक्शनों में से एक फंक्शन था क्रेडिट क्रिएशन, सीसी। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, साख सृजन या साख निर्माण क्या होता है और ये व्यापारिक बैंकों के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, इसे आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन समझते हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के अंदर मुद्रा आपूर्ति के स्रोत क्या हैं, जो सोर्सेज है मनी सप्लाई के, वो सोर्सेज क्या क्या हैं। यदि सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक, और भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर मनी सप्लाई का फर्स्ट सोर्स क्या है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड सोर्सेज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेकंड सोर्स हैं, जो कॉइन्स और 1 रुपीज़ का नोट जारी करती है। तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी मुद्रा आपूर्ति की सबसे बड़ी संस्था है। तीसरी यदि संस्था, इंस्टीट्यूट या बॉडी की बात करें तो तीसरी बॉडी आती है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक भी मनी सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत होता है, लेकिन इसके मनी सप्लाई के तरीके कुछ अलग होते हैं। जैसे इन दोनों की हमने बात की, केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार। तो केंद्रीय बैंक जितने भी पेपर करेंसीज, पेपर नोट हैं, उनको जारी करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक इसी प्रकार से सारे कॉइन्स और 1 रुपये के नोट को जारी करने का काम केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार के पास में इसकी कंट्रोलिंग होती है। तो हम बात करें व्यापारिक बैंकें किस तरीके से मनी सप्लाई करती हैं और मनी सप्लाई में अपनी भूमिका अदा करती हैं, तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्यापारिक बैंकें किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करेगा, तो क्रिएशन का काम करेगी सभी कमर्शियल बैंक्स, जिसको अपन व्यापारिक बैंकें कहते हैं। जबकि इस पे कंट्रोल करने का काम, क्रेडिट क्रिएशन करने का काम तो व्यापारिक बैंकें करती है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन, जो क्रेडिट है, जो साख है, उस पर कंट्रोल का काम कौन करेगा, तो सेंट्रल बैंक करेगा। किस तरीके से कर सकता है तो हम जानते ही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस पर कंट्रोल करने का काम करता है। हम देखते हैं क्रेडिट क्या होता है, साख किसे कहा जाए। ध्यान दीजिएगा, साख का मतलब होता है, इसको हम बिलीव के रेफरेंस में ले सकते हैं, भरोसे के रूप में, विश्वास के रूप में, विश्वास के रेफरेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ पैसे, मुद्रा या संसाधन लेती है और दूसरी पार्टी तुरंत उसके बदले किसी प्रकार का कोई कंपनसेट नहीं करती, कंपनसेशन नहीं करती है, लेकिन उस राशि, उन संसाधन, उन मुद्रा को कुछ समय के बाद चुकाने का वादा करती है। उसे ही कहा जाता है क्रेडिट। हम जनरली यूज़ करते हैं क्रेडिट, इस पर्सन की क्रेडिट कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी अच्छी है, इसकी ख़राब है, तो ये उसी रेफरेंस में क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। दूसरा देखिएगा आप, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, साख सृजन किसे कहते हैं। अब क्रेडिट क्लियर हो गया, अब क्रेडिट का क्रिएशन कैसे करती है कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक में किसी ग्राहक ने 100 रुपये जमा कराए, ध्यान दीजिएगा, सभी ग्राहकों ने मिलके, या एक ग्राहक की बात कर लीजिए, तो ग्राहक ने 100 रुपये की राशि जमा कराई, तो बैंक इस राशि में से कुछ रिजर्व अपने पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आरक्षित रूप में रखता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे वो लोन के रूप में दूसरे ग्राहकों को वितरित करता है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ कि बैंक अपने ग्राहकों की जमा राशि से दूसरे ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है, इसे ही कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, साख सृजन की विधियां कितनी हैं, मेथड्स देखिएगा, साख सृजन के मेथड्स कितने हैं। यदि मेथड्स की बात करें तो साख सृजन के 2 मेथड हैं। पहला मेथड देखिएगा आप, फर्स्ट है कागजी मुद्रा का निर्गमन, जो नोट इश्यू करते हैं, जो किसके द्वारा किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। तो कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा भी क्रेडिट क्रिएशन किया जा सकता है, मार्केट में मनी के फ्लो को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है निक्षेप के द्वारा। अब निक्षेप का मतलब होता है डिपॉजिट्स, दूसरा तरीका है डिपॉजिट्स के द्वारा। अब हम देखते हैं कि
ये कौन करता है? कागजी मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और निक्षेप के द्वारा जो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है वो किया जाता है हमारी कमर्शियल बैंक के द्वारा। तो हमें डिस्कस यही करना है कि ये डिपॉजिट्स के द्वारा कैसे क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं बैंक। तो चलिए आगे देखते हैं अपन कि डिपॉजिट्स की बात करें, निक्षेपों की बात करें तो प्रारंभिक निक्षेप किसे कहा जाए, प्रारंभिक जमाएं किसे कहा जाए। तो प्रारंभिक जमाओं से क्लियर है कि ऐसी जमाएं जो जमाकर्ता द्वारा अपने खाते में वास्तविक रूप से, किसके रूप में, या तो कैश या किसी चेक के द्वारा, कैश या चेक के द्वारा अपने खाते में डिपॉजिट की जाती है वास्तविक रूप में, तो उसे कहेंगे इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। क्लियर। सेकंड देखिएगा आप, दूसरी होती है डिराइव डिपॉजिट, व्युत्पन्न जमाएं, व्युत्पन्न निक्षेप। अब व्युत्पन्न मतलब पहली जमाओं से ये उत्पन्न हो रही है। कैसे? ये वे जमाएं होती है जो प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त जो राशि हुई बैंक को, उस राशि को ऋण खाता खोलकर उसमें जमा की जाती है। जैसे प्रारंभिक जमा 100 रुपये हुई और इस 100 रुपये में कुछ अमाउंट रिजर्व रेशो के रूप में, रिजर्व अमाउंट के रूप में रख के, माना कि वो रिजर्व अमाउंट 10% था, तो 90 रुपये बैंक के पास रहे, इसको बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, तो उसके लोन अकाउंट में कितने रुपए जमा कराए? 90 रुपये। फिर 90 रुपये में से वो कुछ उस खाते में जमा हुए 90 रुपये, 90 रुपये में से फिर वो क्या करेगा? अपने रिजर्व रेशो रखेगा और फिर किसी तीसरे व्यक्ति को वापस लोन देगा। इस प्रकार से प्रारंभिक जमाओं से जो जमाएं निर्मित होती है उसे अपन कहेंगे व्युत्पन्न जमाएं। तो प्रारंभिक जमाओं से उत्पन्न होने वाली जमाओं को अपन व्युत्पन्न जमाएं कहेंगे, अर्थात डिराइव डिपॉजिट कहेंगे। साख सृजन की प्रक्रिया को समझते हैं अपन कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसा होता है। तो प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन देखिएगा, इसको समझने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से फार्मूले हैं जिसको हमें ध्यान रखना है? तो पहला देखिएगा, साख या मुद्रा का गुणक, इसे कहा जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर कॉफिशिएंट या मनी मल्टीप्लायर कॉफिशिएंट। जनरली हम इसे कहेंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर। साख गुणक है, कैसे ज्ञात करेंगे साख गुणक को? तो साख गुणक कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/RR। अब 1/RR, R का मतलब है वही अपना जो रिक्वायर्ड रिजर्व है, वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो क्या है? वो है आपका RR। अब देखिएगा इससे कैसे अपन मल्टीप्लायर फाइंड करेंगे वो आगे अपन चर्चा करेंगे। दूसरा देखिएगा आप कि मुद्रा का सृजन कितना हो सकता है वो हमें कैसे ज्ञात करना है। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व है और जो 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व किया, इससे हमको मल्टीप्लायर फाइंड हुआ, और उस मल्टीप्लायर में, उस के में यदि हम डिपॉजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुल क्रेडिट क्रिएशन फाइंड हो जाएगा कि कुल कितना साख का सृजन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं मैं कि माना कि RR हमने मान लिया 10%, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 1/10%, परसेंट का सिंबल हटाया तो ऊपर 100 हो गया और नीचे 10 हो गया, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया? 10 हो गया। अब मल्टीप्लायर 10 हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा? जो मल्टीप्लायर है उसमें किसका गुणा? डिपॉजिट का। माना कि इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये हैं, तो इनिशियल डिपॉजिट 100 रुपये हैं, तो आंसर क्या होगा? मल्टीप्लायर 10 और इनिशियल डिपॉजिट 100, तो आंसर आ जाएगा 1000। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये की जमा से कितनी मुद्रा का सृजन या कितने साख का सृजन हो सकता है? 1000 रुपये तक का साख सृजन हो सकता है। ध्यान देना है, रिक्वायर्ड रिजर्व की यदि अपन बात करें तो कनाडा और यूके में रिक्वायर्ड रिजर्व को कौन डिसाइड करता है? ध्यान देना मेरी बात पे। कनाडा और यूके की बात करें तो वहाँ रिक्वायर्ड रिजर्व कमर्शियल बैंक्स ही उस पर निर्णय लेती है, वही डिसाइड करती हैं। लेकिन यूएसए, इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, इनके सेंट्रल बैंक ही इस रिक्वायर्ड रेशियो को डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि बैंक साख सृजन किस तरीके से करती है। तो देखिए हम इधर लिख लेते हैं एसेट्स क्या होती हैं बैंक की, और इधर लिख लेते हैं लाइबिलिटीज़ क्या हैं।
इसे हम दो भागों में बांट चुके हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ में। तो अब देखिएगा, एसेट्स में हम यहाँ चरण स्टेजेस ले लेते हैं, यहाँ इनिशियल डिपॉजिट्स हैं उसको ले लेते हैं, और यहाँ रिक्वायर्ड रिजर्व को ले लेते हैं, और इधर अपन डिराइव डिपॉजिट को ले लेते हैं। पहली स्टेज की बात करें, माना कि इनिशियल स्टेज की बात करें, तो इनिशियली जो बैंक के ग्राहक हैं उनके द्वारा 10,000 रुपये जमा करवाए जाते हैं। माना रिक्वायरमेंट जो रिजर्व रिक्वायर्ड है वो 20% है। ऐसे केस में इनिशियल डिपॉजिट का 20% सेंट्रल बैंक के पास रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा, अर्थात 10,000 का 20% कहें तो 2,000 रुपये रिक्वायर्ड रेशो के रूप में रखने पड़ेंगे। तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा उसे बैंक लोन कर सकता है, अर्थात वो उसकी डिराइव्ड डिपॉजिट होगी, व्युत्पन्न जमाएं होगी। उन जमाओं को वो लोन के रूप में वापस लोन अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और उन लोन अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद में उसका फिर 20% अर्थात 1,600 रुपये रिक्वायर्ड रेशो के रूप में रखेगा, और रिमेनिंग अमाउंट 6,400 रुपये फिर लोन के रूप में दे सकता है। तीसरी स्टेज की बात करें तो वही 6,400 रुपये वापस डिपोजिशन लोन अकाउंट में डिपोजिशन के रूप में आ जाएंगे। उसका फिर से 20% 1,280 रुपये रिक्वायर्ड रेशो के रूप में रखेंगे। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,120 रुपये, ये डिराइव डिपॉजिट हो जाएगी, वापस ये इनिशियल में आएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल हमको ज्ञात करना है कि कितना इनिशियल डिपॉजिट होगा, कितना आरआर रिक्वायर्ड रिजर्व होगा और कितना डिराइव डिपॉजिट होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, मल्टीप्लायर का फार्मूला था 1/RR, और यदि हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था 1/RR × D। तो इस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, हमें ज्ञात करना है, माना कि टोटल डिपोजिशन कितना हुआ, टोटल डिपोजिशन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 1/RR × D। 1/RR, RR हमारा कितना है 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा। इसके बाद इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, प्रारंभिक जमा कितनी है, तो 10,000, इसको काटेंगे तो 5 आ गया, तो 50,000 रुपये का साख सृजन किया जाएगा। तो कुल जो डिपोजिशन होगा, इनिशियल डिपोजिशन होगा, प्रारंभिक जमा होगी, वो कितनी हो जाएगी 50,000 रुपये हो जाएगी। हमें देखना है कि रिक्वायर्ड रिजर्व कैसे ज्ञात करें। हमने रिक्वायर्ड रिजर्व मान रखा है 20%। 20% किसका, डिपोजिशन का, जो डिपोजिशन किया है उसका 20% अर्थात RR ज्ञात करना है। तो डिपोजिशन हमारा टोटल हुआ 50,000 का, उसमें रिक्वायर्ड रिजर्व है 20%, तो इसका 20% ज्ञात करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, तो ये 5 और इसको अपन काटेंगे तो ये आ गया 10,000 रुपये हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें टोटल डिराइव डिपोजिशन कितना हुआ वो ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल तरीका है, या तो हम टोटल जो डिपोजिशन हुआ उसमें से टोटल जो रिक्वायर्ड रिजर्व है उसको माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 50,000 में से यदि हम 10,000 को माइनस करें तो 40,000 रुपये हमारा डिराइव डिपोजिशन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि साख सृजन की सीमाएं क्या हैं। साख सृजन की सीमाओं की बात करें तो जितना बैंकिंग का विकास अधिक होगा, जितने बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। यदि रूरल एरिया तक एक्सेस अच्छा है तो ग्रामीण लोगों की भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो सहभागिता है वो बढ़ेगी, जिससे साख सृजन के बढ़ने के चांस रहेंगे। नंबर 2, आम लोगों में बैंकिंग की आदत जितनी बढ़ेगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि बैंक में जितना डिपोजिशन होगा बैंक उतना ही अधिक क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। नंबर 3, नकद की मात्रा। लोगों के पास में जो नकद है वो यदि वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जितना पब्लिक डिपोजिशन बढ़ेगा
उतना ही क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, और वाइस वर्सा जितना कम होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। CRR की बात करें, नकद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा, ये इन्वर्स तरीके से काम करता है। आरक्षित अनुपात ज़्यादा होगा तो बैंकों को रिजर्व ज़्यादा रखने पड़ेंगे रिजर्व बैंक के पास, तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए उनके पास अमाउंट कम हो जाएगा। अर्थात जितना CRR ज़्यादा होगा उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, एंड वाइस वर्सा। लीकेजेस की बात करें, क्योंकि लीकेजेस ज़्यादा होंगे तो डिपोजिशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा बैंकों में, और डिपोजिशन कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा, तो लीकेजेस के कारण क्रेडिट क्रिएशन कम होता है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की बात करें तो 2 प्रकार की मौद्रिक नीति होती है, सस्ती और महंगी। तो यदि सस्ती मौद्रिक नीति है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा, और महंगी मौद्रिक नीति है तो क्रेडिट क्रिएशन पे कंट्रोल होगा, कम होगा। क्यों होगा ऐसा, हम जानते हैं। जब मॉनेटरी पॉलिसी के 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, यदि आपने नहीं देखे तो वहाँ चैनल पे जाके आप ज़रूर देखें।